नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। इसके चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखते हैं भाई, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज जिसको बोलते हैं पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। और भाई पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी कि पॉवर्टी को आप किसी एक एस्पेक्ट से नहीं समझ सकते। आपको मल्टीपल ट्रेंड्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा पॉवर्टी को समझने के लिए। सोशल साइंसेज नाम का जो टॉपिक है, इसमें पॉवर्टी में एक बहुत मेजर चैप्टर है। बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग पॉवर्टी को एक जर्नलिस्ट के, आप कह सकते हो कि, नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया में पॉवर्टी के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, दुनिया भर में पॉवर्टी के ट्रेंड्स क्या रहे हैं, इसको कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन से समझने की कोशिश की जाती है। अभी ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट क्या है ये भी देखेंगे। जनरली इस पॉवर्टी की वजहें क्या होती हैं, इसके कॉजेस क्या हैं ये देखेंगे। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए ये भी देखेंगे। ठीक है ना भाई। और ये जो पॉवर्टी का कंसेप्ट है ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, पहले पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती थी और अब क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल कर देखा जाए, हम लोग अगर डेली लाइफ में बात करें तो हम लोग किसको पुअर समझते हैं, कौन हमारे हिसाब से पुअर है। तो हमारे विलेजेस में जो लैंडलेस लेबरर्स काम करते हैं, आप कह सकते हो कि वो पुअर हैं। ओवर क्राउडेड सिटीज में झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, उनको हम लोग देख कर सकते हैं कि पुअर हैं। किसी कंस्ट्रक्शन साइड में डेली वेज पे जो अनस्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी पुअर हैं। कभी अपने घर में आने वाले कारपेंटर वगैरह को पूरा मत समझ लेना, बहुत सारे उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, आपसे कहीं ज़्यादा कमाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, बट ज़्यादातर नहीं कमा पाते हैं। तो जो डेली वेज वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले, छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं ढाबाओं पे, ये सब पुअर्स हैं। आपको बेगर्स नजर आते हैं भीख मांगते, वो भी पुअर हैं। बेगर्स में कभी कभी टैटर्स में बच्चे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए बच्चे बच्चियां चली जाएंगी पैसे मांगने के लिए, वो भी पुअर हैं। तो ये सब पुअर ही तो नजर आ रहे हैं। इंडिया में हर चौथा पर्सन पुअर है, 25% आबादी इंडिया की पुअर है इस हिसाब से। तो लगभग फिगर में कितना निकल के आया, तो 2011-12 के सेंसस के हिसाब से 270 मिलियन लोग पुअर हैं इंडिया में। आप कह सकते हो लगभग 27 करोड़ लोग। तो सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पुअर पूरी दुनिया में कहां पे है, तो इंडिया में। तो आप समझ सकते हो कि भैया इंडिया में पुअरनेस के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। कुछ टिपिकल केसेस देखते हैं पुअर्टी के, एक अर्बन केस देखते हैं पुअर्टी का और एक रूरल केस देखते हैं। देखने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस के लिए मुझे हेल्प करने के लिए आई ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो अर्बन केस में एग्जाम्पल ले रहे हैं राम शरण जी का। राम शरण जी एक 33 साल के डेली वेज लेबरर हैं, व्हीट फ्लोर मिल में काम करते हैं रांची झारखंड में। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं राम शरण काम करते हुए। ये जो व्हीट की गोनियां होती हैं, गेहूं की गोनियां होती हैं, इसको उठा के गाड़ी में चढ़ाना उतारना, ये काम है राम शरण का। ठीक है भाई। कभी एम्प्लॉयमेंट मिला, कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उसके चलते राम शरण मैक्सिमम एक महीने में 1,500 रुपये कमा पाता है। और उसकी 6 लोगों की एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर 12 साल तक के। एक उसकी वाइफ है और एक वो खुद है। 1,500 रुपये में वो अपना खर्चा बिल्कुल नहीं चला पा रहा है। उसको अपने पैसे भी भेजने हैं अपने ओल्ड पेरेंट्स को, जो कि एक गांव में रहते हैं रामगढ़ के पास। ठीक है ना। उसके जो फादर थे एक लैंडलेस लेबर है, वो राम शरण पे भी डिपेंडेंट हैं और कुछ हद तक अपने ब्रदर पे डिपेंडेंट है जो कि हजीराबाग में रहता है सस्टेनेंस के लिए। राम शरण खुद एक 1 रूप के रेंटेड हाउस में रहता है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में, बिल्कुल ही क्राउडेड बस्ती में। छोटा सा ब्रिक और क्ले टाइल से बना हुआ उसका छोटा सा शैक है। इसकी वाइफ शांता देवी इधर उधर छोटे मोटे घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है, 800 रुपये कमा लेती है। ये लोग छोटा मोटा मील खा लेते हैं दाल और राइस का, एक दिन में 2 बार, लेकिन कभी भी वो इनफ नहीं होता है। इनका जो बड़ा बेटा है वो टी शॉप में हेल्पर की तरह काम करता है, एक्स्ट्रा 300 रुपये ले आता है। 10 साल की बेटी है जो कि छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। इनके पास जो बच्चे हैं उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, जैसे तैसे करके पहन रहे हैं। जब कपड़े एक लिमिट से ज़्यादा फट जाते हैं, पहनने लायक नहीं पहन रहते हैं, तो ही नए कपड़े पहने जाते हैं। शूज़ एक लग्जरी है, लग्जरी मतलब खरीदे ही नहीं जा सकते। यंगर किड्स अंडर नूरिश्ड है, मतलब इतना ही खाना नहीं है कि उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। और हेल्थ केयर का एक्सेस ना के बराबर है। बीमार पड़ गए तो भगवान भरोसे ठीक हो जाओ तो हो जाओ, डॉक्टर के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे आपको राम शरण नजर आ रहा है, यहाँ पे राम शरण के बूढ़े माँ बाप नजर आ रहे हैं जिनके पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ भी नहीं है।
ओके, ये रामचरण की वाइफ है जो कि इधर उधर घरों में जाके काम करती है। ये उसकी बेटी है 10 साल की जो 2 छोटे छोटे बच्चों को देख रही है, और बड़ा भाई टी स्टॉल में जाके काम कर रहा है। बहुत ही बुरे हालात हैं। वहीं पे एक एग्जाम्पल हम लोग रूरल का देख लेते हैं। लाखा सिंह का एग्जाम्पल है। एक छोटे से विलेज में रहता है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के पास। इसकी फैमिली के पास ना ही कोई ज़मीन है। ये बड़े बिग फार्मर्स के यहाँ पे जाके ऑड जॉब्स करते हैं। ठीक है, वर्क एरेटिक है। एग्रीकल्चर सीजन है तो काम मिला, नहीं है तो नहीं मिला। जब मिला तो दिन के मुश्किल से 50 रुपए कमाए। वो 50 रुपए भी कैश में नहीं मिलते हैं, तो कभी गेहूं दे दिया काम करवाने वालों ने, कभी दाल दे दी, कभी वेजिटेबल्स दे दी, और इसके लिए भी ये काम करते हैं। वेजिटेबल मिल गई, जो भी मिल गया उसका खाना तो बनेगा घर में। और ये जो लखा सिंह की फैमिली है, ये 2 स्क्वायर मील्स भी मैनेज कर ले एक दिन में, उतना भी इनफ नहीं है। 8 लोगों की फैमिली है। लखा एक कच्ची झोपड़ी में रहता है विलेज के बाहर। इसके घर की जो औरतें हैं वो थोड़ा बहुत फॉटर और फायरवुड को कलेक्ट करती हैं, फीड्स मतलब फील्ड से। लखा सिंह के जो फादर हैं टीबी पेशेंट हैं, 2 साल पहले गुजर गए, मेडिकेशन नहीं थी। अब लखा सिंह की जो माँ है वो भी उसी बीमारी से सफ़र कर रही हैं। कहीं ना कहीं लखा सिंह की माँ को ही पता है कि कुछ रह नहीं गया है, तो लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, बस मौत का इंतज़ार कर रही हैं। विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है तो, लेकिन ना लखा सिंह वहाँ कभी पढ़ने गया और ना ही बच्चे उसके वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। जब से लखा सिंह 10 साल का था तब से वो काम कर रहा है। जो नए कपड़े होते हैं लखा सिंह कुछ सालों में एक बार खरीदता है। तेल और ऑयल भी लखा सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुल मिला के पोवर्टी की जो वजहें हैं वो इन लोगों के सामने किस तरीके से आ रही। लैंडलेसनेस, कोई भी ज़मीन नहीं कि अपना एग्रीकल्चर कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ काम करने के लिए नहीं है। फैमिलीज का साइज़ बहुत बड़ा है, बिना पढ़े लिखे हैं तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस, इस तरीके की परेशानियां इनको परेशान कर रही हैं। तो हमने 2 टिपिकल केसेस देखे पोवर्टी के। इन केसेस में आपको अर्बन और रूरल दोनों प्रकार की पोवर्टी का पता चल रहा है। मतलब भूख तो है ही, रहने की जगह भी नहीं है। ओके, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। जो बीमार हैं घर के, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। पोवर्टी में इनके पास ना पीने के लिए साफ पानी है, ना ही प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं। ओके भाई, रेगुलर जॉब भी नहीं है जिससे डिसेंटली अपनी जिंदगी को चला सके। वेरी बिग सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है। इतना परेशान है कि करें तो करें क्या, जैसे तैसे करके काम करते हैं बट उससे कुछ निकल नहीं पा रहा है। और इस प्रकार के जो लोग हैं ना दोस्तों, इनको बहुत इल ट्रीट किया जाता है। इनको कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इनको बहुत बुरे तरीके से देखा जाता है। ओके, तो चाहे ये फार्म्स में हो, फैक्ट्रीज में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे गरीब लोगों के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है गरीबी। एब्जेक्ट पॉवर्टी से आज तक गरीबी नहीं निकल पाए। महात्मा गांधी जी भी ये बोलते थे कि इंडिया तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक इंडिया के लोग ह्यूमन सफरिंग और गरीबी से बाहर नहीं निकल जा सकते। हमारे बापू आज जिंदा होते तो वो देख के ये दुखी होते कि आज भी जो गरीबी वो छोड़ के गए थे उससे कहीं गुना भयंकर फॉर्म में गरीबी हमारे सामने खड़ी हुई है। सोशल साइंटिस्ट किस प्रकार से देखते हैं पॉवर्टी को? पॉवर्टी के बहुत से फैसेट्स हैं और सोशल साइंटिस्ट इन अलग अलग फैसेट्स को सामने लाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, आपका जो लेवल ऑफ कंजम्पशन कम है, तो आपको गरीब समझा जाएगा। लेकिन आज की डेट में बहुत नए प्रकार के सोशल इंडिकेटर्स निकल के आ गए हैं गरीबी के। जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो भी आपकी गरीबी के साथ जुड़ी हुई है। अगर माल न्यूट्रिशन है वो भी आपका गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। आप हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, गरीबी है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, गरीबी है। तो पहले तो गरीबी क्या था कि आपको खाने पीने को नहीं मिला, रहने को नहीं मिला, तो गरीबी हो गई। अब अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं है तो आप गरीब हो, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो गरीब हो, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, क्लीन सैनिटेशन की जगह नहीं है तो गरीब हो। गरीबी के बहुत अलग अलग मायने निकल आए हैं। और 2 स्पेशल प्रकार के गरीबी के मायनों की यहाँ पे बात की गई है। एक है सोशल एक्सक्लूजन, एक है वल्नरेबिलिटी। ये सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये कौन से मायने हैं गरीबी के, इसको यहाँ पे देखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट क्या करता है ये समझते हैं। देखिए भाई, सोशल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लीजिए कोई इंसान किसी एक वजह से सोशली एक्सक्लूडेड है, यानी पूरी सोसाइटी से उसको अलग करके रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गरीब इंसान है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसका सोशल इंक्लूजन किस प्रकार से होगा? उस गरीब इंसान से बोला जाएगा कि तुम बाकी अपने गरीब लोगों के साथ ही रहोगे, तुम अमीरों के साथ नहीं रह सकते। ठीक है ना भाई? तो पुअर पीपल से क्या बोला जाएगा कि सोशल इक्वालिटी उनको नहीं दी जाएगी, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा।
उनसे बोला जाएगा कि आप अलग रहिए। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जो बिल्कुल पॉश इलाके हैं, चेन्नई बेंगलुरु में भी देखा गया, उन पॉश इलाके में मान लीजिए कोई एक टाउनशिप है, उस टाउनशिप में सब मल्टी मिलियनियर बिलियनियर टाइप के लोग रह रहे हैं, लेकिन उन मल्टी मिलियनियर बिलियनियर टाइप के जो लोग हैं उनको घर में काम करने वाले कुछ लोग होंगे, ड्राइवर्स होंगे, हाउसमेट्स होंगी। तो आपने देखा हो तो इन ये जो लोग होते हैं ना, इनके घर में काम करने वाले ड्राइवर मेट्स, इनके लिए कुछ अलग से कम्युनिटी टाइप के क्वार्टर बना दिए जाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अमीरों से अलग माने जाते हैं, तो तुम अलग रहोगे। तो जब एक गरीब इंसान को उसकी गरीबी के बेसिस पे अलग कर दिया जाए और उसको अलग रहने की जगह दी जाए, और ऑब्वियस सी बात है उसकी जो रहने की जगह होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है ना भाई? सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज भी हो सकता है और एक कंसीक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी हो सकती है और पॉवर्टी की वजह से भी सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है। तो आप समझ गए ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को फैसिलिटी, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा जाता है जो कि दूसरे ग्रुप के पास अवेलेबल है। तो एक अमीर आदमी के पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो ऑब्वियस सी बात है गरीब आदमी के पास नहीं होगी। तो अमीर आदमी जिन जगहों पर रहते हैं वहां पर गरीब आदमी नहीं रह सकता। कुछ कुछ हद तक अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करो, कास्ट सिस्टम भी एक प्रकार का सोशल एक्सक्लूजन ही है। कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट के लोगों ने सो कॉल्ड डिप्रेस क्लास के लोगों से क्या बोला कि तुम हमसे अलग हो, तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हमसे दूर रहोगे, शहरों के बाहर रहोगे। तो ये होता है सोशल एक्सक्लूजन, और सोशल एक्सक्लूजन डिस्ट्रॉय कर देता है सोसाइटी को। देखिए कास्ट सिस्टम ने किस हद तक हमारे देश की सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके रख रखा है। ठीक है ना भाई? तो ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी पॉवर्टी होती है, वल्नरेबिलिटी की वजह से भी पॉवर्टी होती है। वल्नरेबिलिटी की वजह से पॉवर्टी का क्या मतलब है? इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन गरीब है या फिर एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, आगे आने वाले समय में वो किस हद तक और डिसएडवांटेज पोजीशन में जा सकता है। मान लीजिए एक विडो है, एक लेडी जिसका पति मर गया है, और खास बात यह है कि वो विडो पढ़ी लिखी नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी हालत खराब है। वो डिपेंडेंट ही रहेगी अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। उसको कुछ चाहिए तो अपनी फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा, उसको कहीं रहना है तो फैमिली मेंबर से घर में रहना पड़ेगा, कहीं जाने की जगह नहीं। उसी प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, आज की डेट में फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी बहुत टैलेंटेड निकल जाते हैं कभी कभी, बट कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं जो इस हद तक वल्नरेबल या डिसएडवांटेज होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते, तो अपनी फैमिलीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बस दो एग्जाम्पल बताया, एक विडो का, एक फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन का। वो लोग जिनके सामने ऑप्शंस की कमी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई आपदा आ जाती है उनके ऊपर, तो ये लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। मान लीजिए ड्रॉट आ गया, मान लीजिए फ्लड्स आ गए, मान लीजिए सुनामी आ गई, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गए, तो इन सब चीजों के चलते वो कम्युनिटी ऑफ पीपल जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में चले जाएंगे भाई, ठीक है ना, उसको आप वल्नरेबल की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक विडो के पास, एक फिजिकली डिसएडवांटेज पर्सन के पास ज्यादा ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अभी जिस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है उस मैकेनिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो कहीं और जाके जॉब कर ले या अपने आप को उस काबिल बना ले, समझ गया? तो उनके सामने जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, वो रिस्क को झेलने जितनी नहीं है, तो वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है ना? जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो कुछ और अपने आप से कर नहीं सकते। और ऐसे में अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म की एक्टिविटी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा ये लोग वल्नरेबल होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इनके पास ना अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब है और ना ही इनके पास अपने आप को सस्टेन करने का कोई तरीका है। फिर बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। भाई देखिए, पॉवर्टी के डिस्कशन में पॉवर्टी लाइन एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप पॉवर्टी को मेजर कर सकते हो। एक इंसान के कंजम्पशन लेवल को, इनकम लेवल को आप मेजर कर सकते हो। तो बेसिकली पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक मिनिमम लेवल होता है। हर देश की सरकार क्या करती है कि मिनिमम लेवल डिसाइड करती है और बोलती है कि इस मिनिमम लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा वेल ऑफ है, और इस मिनिमम लेवल के जो नीचे है उसको आप पुअर बोलोगे। सिंपल बात है। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है। शहरों की पॉवर्टी लाइन अलग होगी, गांव की पॉवर्टी लाइन अलग होगी। शहरों में भी अभी फिरोजाबाद नाम के शहर को आप मुंबई नाम के शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो भाई क्योंकि रहने के खर्चे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है ना, आपको अमाउंट ऑफ खर्चा जो खत्म करना है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल अलग है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे अलग अलग
रूरल और अर्बन इलाकों के हिसाब से जो पोवर्टी की लाइन है वो भी अलग अलग हो जाती है। तो पोवर्टी की लाइन समय के साथ और जगह के साथ बदलती है। हर देश ने अपनी एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है, जिसके बेसिस पे ये बोला गया कि इस लाइन से नीचे तो बिल्कुल गरीब, इस लाइन से ऊपर तो थोड़े सही। तो यूएस में अगर एक पर्सन के पास कार नहीं है तो हो सकता है उसको गरीब बोला जाए। इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आप अमीर हो, एक लग्जरी समझा जाता है कार का होना। लेकिन यूएसए में कार नहीं है तो भाई गरीब हो। फिर आगे बात करते हैं। देखिए, पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो है मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। साथ साथ आप जो पहनते हैं, आपका पैरों में पहनने के लिए फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये मेन चीजें हैं पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें खाना। खाना और कपड़े पहनना एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। अब आप नंगे तो घूमने नहीं लगोगे, भूखे तो मर नहीं जाओगे भाई, ये तो चाहिए ना चाहिए आपको। ये मिनिमम अमाउंट है सब्सिस्टेंस के लिए। थोड़ी बहुत मेडिकल और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को ही मान लो, ठीक है भाई। तो इनके प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है एक बास्केट के हिसाब से और फिर पोवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है। फूड रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने की एक बड़ी ही, आप कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है। तेंदुलकर कमेटी की अपनी अलग है, बाकी कमिटीज की अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने में फूड एक मेजर फैक्टर है। तो देखते हैं फूड के केस में क्या होता है। फूड की रिक्वायरमेंट होती है हर पर्सन को। पोवर्टी लाइन को डिसाइड करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि एक इंसान कितना फूड कंज्यूम करेगा या कितना फूड उसके लिए जरूरी है, और उस फूड की कंजम्पशन को कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स है, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, इन सबसे आपको कैलोरी मिलती है। अभी वो कैलोरी की रिक्वायरमेंट एज के हिसाब से वेरी करेगी, सेक्स के हिसाब से वेरी करेगी, आप किस प्रकार का काम करते हो उस हिसाब से वेरी करेगी। एक पर्सन जो कि एक पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है और एक पर्सन जो कि बैठकर कंप्यूटर के सामने काम कर रहा है, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी। एक बेसिक जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट का इंडिकेटर बनाया गया वो कुछ ऐसा है कि भाई अगर आप रूरल इलाके में रह रहे हो तो पर डे 2400 कैलोरी की जरूरत है आपके शरीर को, और अगर आप अर्बन इलाके में रह रहे हो तो पर डे आपके शरीर को 2100 कैलोरी की जरूरत है। अब सोचिए, रूरल इलाके में कैलोरी क्यों ज्यादा रखी गई है? क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि रूरल इलाके में आदमी को ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है और अर्बन इलाकों में जो फिजिकल वर्क है वो थोड़ा कम करना पड़ता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि मॉनेटरी एक्सपेंडिचर क्या आएगा पर कैपिटा। देखिए, फूड को जब आप एज एन इनपुट मानोगे पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने में, तो ऑब्वियस सी बात है उस फूड को लोग खाएंगे। ओके, तो 2400 कैलोरीज को रूरल इलाकों में खाने में और अर्बन इलाकों में 2100 कैलोरी को खाने में, खरीदने में कितना पैसा लगेगा, इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई 2011-12 के कैलकुलेशंस के हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया, ये एक पर्सन जो कि रूरल इलाके में रहता है उसको 816 रुपए प्रति महीना चाहिए पोवर्टी लाइन से ऊपर रहने के लिए, यानी अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। और अर्बन इलाके में चाहिए भाई 1000 रुपया। अब सोचिए, अर्बन इलाकों में कैलोरीज की कमी कम थी, 2100 कैलोरी चाहिए थी, और रूरल इलाकों में 2400 कैलोरी चाहिए थी। लेकिन अर्बन इलाकों में जो पोवर्टी लाइन है वो डिसाइड की गई 1000 रुपए प्रति पर्सन पर महीना, और रूरल इलाकों में 816 रुपए प्रति पर्सन पर महीना रखी गई। तो अब आप ये बोलोगे कि भाई कैलोरी रिक्वायरमेंट तो अर्बन इलाके में कम थी तो अर्बन इलाके में रहने का खर्चा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्बन इलाके में नंबर ऑफ कैलोरीज के इक्विवेलेंट जो फूड ग्रेन्स खरीदने हैं उनको खरीदने में पैसा ज्यादा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन इलाकों में महंगाई ज्यादा होती है और रूरल इलाकों में महंगाई थोड़ी कम होती है। तो 2011-12 के डाटा के हिसाब से अगर 5 मेंबर्स की एक फैमिली है तो रूरल इलाकों में उनको अपना पूरा खर्चा चलाने के लिए कम से कम 4080 रुपए चाहिए प्रति महीने, और अर्बन इलाकों में 5 मेंबर की फैमिली को चाहिए 5000 रुपए प्रति महीने। और इस पोवर्टी लाइन के जो भी लेवल हैं इनको समय समय पे एडजस्ट किया जाता है, हर 5 साल पे एडजस्टमेंट होता है, कुछ सर्वे की बेसिस पे एडजस्टमेंट होता है। ये सर्वेस कंडक्ट कराता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना भाई। फिर अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में कंपैरिजन करती रहती है इंटरनेशनल बॉडी वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना रखा है पोवर्टी लाइन का, जो कि है लमसम $1.9 पर पर्सन पर डे। तो 2011 पे परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो बेसिक रहने के लिए इंडिकेटर बना रखा है वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज में पोवर्टी लाइन के ऊपर आने के लिए, वो है $1.9 पर पर्सन। अब 1 मिनट के लिए दोस्तों इस $1.9 पर पर्सन वाले को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं $1.9 इंटू 30 करिए,
तो कितना हो गया, $57 हो गए। $57 को आप मल्टीप्लाई करो 2011 का जो डॉलर टू रूपी का एक्सचेंज रेट था उससे। तो वैसे तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, पर मान लीजिए 50 एवरेज मान ले, तो कितना निकल के आया, 2,850 रुपये। तो एक पर्सन को पूरे महीने का खर्चा चलाने के लिए कितना चाहिए, 2,850 रुपये। किसके हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एक पर्सन को 2011 में पूरे महीने का खर्चा चलाने के लिए कितना चाहिए, 2,850 रुपये। ये मैंने आपको एक बेसिक एस्टिमेट बताया। बट यहां पे कितना कैलकुलेट किया जा रहा है, यहां पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि एक पर्सन को एक महीने के लिए अर्बन इलाके में 1,000 रुपए चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रहा है 2,850 रुपए प्रति महीना, और हमारी सरकार बोल रही है 1,000 रुपए प्रति महीना। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जो फिगर्स रख रखे हैं पॉवर्टी लाइन के, वो बहुत नीचे रख रखे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। अगले लेक्चर में वीडियो को चालू रखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो का एंगेजमेंट बनाने के लिए लाइक जरूर दबा देना और कमेंट कर देना। गुड